दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मॉनसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद। लखनऊ में आज जेएनटी समाज से मिलेंगे सीएम योगी। घुमंतु विकास बोर्ड पर जताएंगे आभार। मंत्री असीम अरोड़ भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश भर में सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा। आपदा प्रबंधन सचिव से सीएम ने ली हालात की जानकारी। आज जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। आरएसएस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून रहेगा सक्रिय। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक है, जहां पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे संसद भवन में ये बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है। संसद भवन में ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मॉनसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को भी यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी, जहां महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। एफसीआरए संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है इस बैठक में। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होगी। मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों पर चर्चा की जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कई दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र के बीच दोपहर 1 बजे आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। और इस बीच आपको बता दें, कई दिग्गजों की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है। दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मानसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक में मानसून सत्र के बीच कई अहम नीतिगत फैसलों और विधायी प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। कई दिग्गजों की मौजूदगी इस बैठक में होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में आज दोपहर 1 बजे महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। और आज जेन जी और जेन अल्फा से मिलेंगे मोहन भागवत। ये बड़ी जानकारी। मुंबई में होगा विशेष संवाद कार्यक्रम। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। 15 से 19 साल के हाई स्कूल के छात्र शामिल होंगे। नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आयोजन होगा। आरएसएस ने प्रेस रिलीज कर इस बात की जानकारी साझा की है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जेन जी और जेन अल्फा से मुलाकात करेंगे। 2000 छात्र इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। 100 शहरों से ज्यादा छात्र आएंगे, हाई स्कूल के बच्चे आएंगे। और ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज तमाम छात्रों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। जेन जी और जेन अल्फा से मिलेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में देश में पहला जेन जी प्रोटेस्ट होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा पीढ़ी से संवाद स्थापित किया था। और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी
युवा पीढ़ी से जुड़ेंगे। वे मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से बात करेंगे। दरअसल देखिए, जंतर मंतर पर छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन और भूख हड़ताल पर थे। तब से सबसे पहले मोहन भागवत ने सरकार के संवाद की सलाह दी थी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैन जी और जैन अल्फा से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिक्र किया दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी सीपीपी का जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था, जिसमें जेएनजी की भागीदारी हुई थी, अब उसके बाद इस नई जनरेशन से सभी को संवाद की जरूरत महसूस होने लगी है। इस दौरान प्रधानमंत्री भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए, युवा संवाद किया, रील बनाकर शेयर करने लगे। तो वही आरएसएस प्रमुख भी जेएनजी से जुड़ने का फैसला किया। इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 100 से अधिक शहरों में आज युवाओं संवाद करेंगे। 2000 से अधिक युवाओं के इसमें शामिल होने की संभावना है। दरअसल इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन यानी IIMUN की जो 15वीं वर्षगांठ के मौके पर वार्षिक एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उसका उद्घाटन आज होगा। इसी मौके पर 6 अगस्त को आज 100 से अधिक शहरों के 15 से 19 साल की जो छात्र हैं उनसे जो है मोहन भागवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के अंबानी सेंटर में होगा, जिसमें जो है IIMUN के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां जो 40 से अधिक देशों में फैला हुआ है। आरएसएस के मुताबिक इसकी स्थापना 2011 में होती। इसका संचालन युवा ही करते हैं और आरएसएस का दावा कि अब तक 7.5 करोड़ से अधिक युवा इस संगठन से जुड़ चुके हैं। बीते दिनों मोहन भागवत ने भी कहा था कि युवाओं से संवाद से ही समस्या का समाधान निकाल सकता है। जिस तरह से आपने कहा जेन जी और जेन अल्फा, तो जेन अल्फा ये है जो 2010 से 2024 के बीच जन्मे हुए बच्चे हैं, उन्हें जेन अल्फा कहते हैं। और जेन जी यानी जेन जेड की बात करें तो 1997 से 2012 के बीच जो पीढ़ी जन्मी होती है वो जेन जी होती है। आज इन दोनों जनरेशन यानी जेन जी और जेन अल्फा दोनों से जो है करेंगे। बीते दिनों जिस तरह से नीट यूजी पेपर को लेकर राजधानी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था, इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद मोहन भागवत ने स्वयं कहा था कि समय के साथ बदलना जरूरी है, परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, व्यक्ति को अपने अनुभव का सीखने जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो है उन्होंने कहा कि अपने अनुभव से भी जो व्यक्ति शिक्षक बनता है। तो आज जो है मोहन भागवत जेन और जेन अल्फा से संवाद स्थापित करेंगे। बिल्कुल, देखिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवाद किया और अब देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी तमाम उन छात्र छात्राओं से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसे में जरूर ये माना जा रहा है कि युवाओं पर तक पहुंचने की ये नई पहल की शुरुआत हो रही है। सवाल ये कि क्या जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद युवाओं से संवाद की नई शुरुआत हो रही है? क्या युवाओं के मुद्दों पर संवाद से समाधान का रास्ता निकलेगा? जी बिल्कुल, मोहन भागवत ने स्वयं कहा था कि संवाद ही किसी भी विवाद का हल है और युवाओं को समझना होगा उनके मन की बात। तब जो है उन्होंने स्वयं कहा था कि माँ की ममता और भावनात्मक सहयोग बचपन तक सीमित है, बल्कि आगे ताकत बढ़ता है। नई पीढ़ी के मन की बात को जानने की जरूरत है। इसके बाद सफलतापूर्वक संवाद उनसे स्थापित किया था। जंतर मंतर प्रथम बार देश भर की राजनीति में एक शिफ्ट हो रहा है। इससे साफ हो गया युवा पीढ़ी से सवाल पीछे। अब युवा पीढ़ी किसी से, किसी सरकार से, किसी संगठन से सवाल अब पीछे पूछने से नहीं उठने वाली। ऐसे में उनका विश्वास लेना या उनके विश्वास को लेना सभी सरकारों के लिए, सभी संगठनों के लिए आवश्यक है। तो देखिए 100 शहरों से लगभग 2000 छात्र इसमें शामिल होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या छात्रों और युवा प्रतिनिधियों को भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि संवाद की बात है। संवाद में एक तरफा संवाद नहीं है। इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले मोहन भागवत अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद युवाओं की बात सुनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जो आज जयंती समाज से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जयंती समाज के प्रतिनिधि सीएम का सम्मान करेंगे। घुमंतु विकास बोर्ड के
गठन पर जताएंगे आभार। मंत्री असीम अरूर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मंत्री असीम अरूर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आज डीएनटी समाज से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीएनटी समाज के प्रतिनिधि सीएम का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये संवाद कार्यक्रम होने वाला है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के बाद पहली बार विमुख घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी कि डीएनटी जनजातियों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधि बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात होने वाली है और ऐसे में बताया जा रहा है कि यहां पर मंत्री असीम अरूर और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहने वाली है और साथ ही बोर्ड के गठन पर धन्यवाद ज्ञापन और सामाजिक आर्थिक विकास पर बातचीत हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के बाद पहली बार विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी कि डीएनटी जनजातियों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधि बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री का सम्मान भी करेंगे और मुख्यमंत्री प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरूर और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और ऐसे में बोर्ड के गठन पर धन्यवाद ज्ञापन और सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के बाद पहली बार विमुख घुमंतु और अर्ध घुमंतु यानी कि डीएनटी जनजातियों के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और साथ ही साथ प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मंत्री असीम अरूर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे, उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। डीएनटी समाज से मिलेंगे आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आज प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का आभार जताया जाएगा, मुख्यमंत्री को सम्मान भी दिया जाएगा। मंत्री असीम अरूर भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और प्रवीण पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए डीएनटी समाज के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मुलाकात है और साथ ही साथ प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। कौन कौन शामिल होगा मंत्री असीम अरूर के अलावा? देखिए सपना, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिस तरीके से जो डीएनटी की लगातार जो बात चल रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनटी समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं उनको समायोजित करने का काम किया गया, क्योंकि इनको ब्रिटिश शासन काल से ही इनको अपराधी माना गया और इनको कहीं ना कहीं इनको अपराधी जनजाति घोषित कर दिया गया। आपने अक्सर देखा होगा, जो गांव देहात में जब लोग रहते थे तो वहां गांव के बाहर लोग कहते थे कि जो सील, पहले गांव देहात में एक पत्थर का मसाला पीसा जाता था, उसको उसकी जो संगीत करने के लिए का जो इस्तेमाल करते थे जिनको नट कहा जाता था, सफेदा कहा जाता था। इन जातियों को जाति आती है, तो जो बंजारा आते हैं, उसके बाद में गड़िया जो आते हैं, कंजर आते हैं, फांसी आते हैं,
पगड़ी आते हैं, सुदेवी आते हैं, सफेद आते हैं, बैली आते हैं, बहुरूपी आते हैं। ये सब ऐसी जातियां थी जो पहले गांव देहात में अक्सर रहती थी। और आपने ये भी सुना होगा कि लोग अक्सर कहते थे कि ये जो लूट हुई है बंजारा गैंग के लोगों ने लूट किया। यानी कि एक ऐसे समाज के लोग थे जिनको समाज से उपेक्षित किया गया था, इनको समाज से जुड़ करके नहीं देखा जाता था, इनको वंश के अंदर नहीं रहने दिया जाता था, इनको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी चाहे सुख की गली हो चाहे दुख की गली, इन जातियों के लोगों को कभी बुलाया नहीं जाता था। शिक्षा भी की नहीं थी और के नाम पर जो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। कभी गांव देहात में अक्सर जो कभी देखा घिघी घोड़ी का देखा हो, समझ में ऐसे जो कलाकारी थी जो जातियां करती थी और यही सब कलाकारी करके लोग जीवन यापन करते थे, अपना जो करते थे। समाज में इनको ये दृष्टि से देखा जाता था, किसी भी प्रकार से अपने समाज के साथ अपने गांव के अंदर बसने नहीं दिया जाता था। जब गांव के लोगों को जरूरत होती थी, किसी के यहाँ निकल जाता था, किसी के यहाँ की जरूरत पड़ जाती थी, तब ये सब लोग कहीं ना कहीं बुलाए जाते थे। तो उनको काम करने के बाद इनको इनका कर दिया जाता था। ऐसे में योगी सरकार ने इनके विकास के लिए गोष्ठी का गठन करने की सिफारिश की और कहीं ना कहीं जो असीम अरुण है इसमें करके इन सब लोगों की जातियों को समायोजन के लिए एक जो है अभियान चला, इन सब लोगों को केंद्रित करके समाज की मुख्य धारा में लिखने का काम किया। इनको आवाज से लेकर के जो सरकार की सभी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की योजनाएं हो, चाहे समाज की हो, चाहे जनहित की तमाम, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की योजना हो, योजनाओं को मुख्य धारा में जोड़ने की जो सिफारिश की गई उसको उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी से 5 केडी पर मिलेंगे और 5 केडी से मिलकर के ये जो ड्यूटी समाज के लोग हैं ये कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि घुमंतु विकास घोष के गठन करेंगे, क्योंकि अक्सर इनको दृष्टि से जो बच्चों का सही से शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती थी, इनका जो किसी भी प्रकार से योजना इनको नहीं मिल पाती थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो नेपाल से कटे हुए जिले हैं और जिनमें जहाँ इस प्रकार की जातियां जाती हैं, जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, तमाम ऐसे जो नेपाल से कटे हुए अक्सर जिले हैं, इन जिलों में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, खीरी से लेकर के बहराइच तक। लेकिन असीम अरुण जब मंत्री बने तो उन्होंने अभियान चला करके इनको मुख्य धाम में लेकर के आए, क्योंकि इनको इनकी जातियों को जिस तरीके से ब्रिटिश शासनकाल ने अपराधी घोषित कर दिया था उससे कहीं ना कहीं इनको निजात दिला। इनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, इनके रहने का, इनके रोजगार जो सरकार चल रही थी योजनाएं उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित करने का काम किया और समाज में अब इनको एक अवसर मिल गया है, एक सामाजिक इनको लेवल मिल गया है जिस लेवल के तहत आकर के समाज में अपना काम कर सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं। जिस कलाकारी को दिखा करके ये कहीं ना कहीं लोगों का मनोरंजन करते थे, अपने काम करते थे, उनके एक एक व्यक्ति को जिसकी जो कलाकारी थी, जैसे वो दृष्टिकोण उसी तरीके से जिसको जिस चीज में महारत हासिल है उसको कलाकृति में इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जोड़ा। और सबसे बड़ी संस्कृति विभाग में भी इनको जोड़ने की कहीं ना कहीं कवायद चल रही है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसकी बिना पर जो धीरे धीरे कई घुमक्कर जातियां हैं ये इनको सजोए रखी है। तब में ऐसी कलाकारी जाएगी। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवेश महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र जहां 12 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और साथ ही सदन में 7 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और साथ ही साथ सदन में 7 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां झारखंड विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू होगा। 12 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र और साथ ही साथ सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे।
तो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से 12 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जा रहा है और इस 5 दिवसीय संक्षिप्त सत्र में कुल 5 कार्य दिवस है, जिसमें 7 अगस्त को चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र बताया जा रहा है झारखंड में, जहां आपको बताते चले कि 6 अगस्त यानी कि आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और ऐसे में आपको बताते चले कि 5 कार्य दिवस होंगे। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने आज विधायी दलों के नेताओं के साथ भी बैठक की। स्पीकर कक्ष में हुई बैठक में सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव माले, विधायक अरूप चैटर्जी, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस बैठक में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित करने पर बात की गई। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की बैठक होने वाली है। 16 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों पर मंथन होगा, चिंतन होगा। अटल जी की पुण्यतिथि पर होगा विशेष कार्यक्रम। शाम 4 बजे शुरू होगी फाउंडेशन की बैठक। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर फाउंडेशन मंथन करेगा, चिंतन करेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज शाम 4 बजे फाउंडेशन की बैठक शुरू होगी और साथ ही कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर फाउंडेशन चिंतन मंथन करेगा। भव्य तौर पर कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। 16 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों पर मंथन और चिंतन होगा और इसके साथ ही साथ अटल जी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर फाउंडेशन मंथन करेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बताते चले अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को आने वाले पुण्य तिथि के भव्य आयोजन, श्रद्धांजलि समारोह और एकल काव्य पाठ की तैयारियों को लेकर बैठकें आयोजित की गई जाएगी और इसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन और मंथन होगा। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अलीगंज में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी। जहां सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलजीए ने तैयार की है कार्य योजना। अलीगंज में आपको बता दें कि 51 अवैध व्यावसायिक निर्माण चिन्हित किए गए हैं। अवैध कॉम्प्लेक्स अग्निकांड के बाद कोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। एलजीए टीम ने किया निरीक्षण, कार्रवाई की तैयारी है। स्टे ऑर्डर नहीं होने वाले मामलों में कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलजीए ने तैयार की है कार्य योजना। अलीगंज में 51 अवैध व्यावसायिक निर्माण चिन्हित किए गए हैं। अवैध कॉम्प्लेक्स अग्निकांड के बाद कोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ एलजीए टीम ने निरीक्षण किया है, कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो लखनऊ में अलीगंज में जिस तरह से अग्निकांड हुआ, 15 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद लगातार एलडीए इस वक्त सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहा है और अब कोर्ट के सख्ती के बाद से एलडीए ने कार्य योजना तैयार कर ली है। अलीगंज में 51 अवैध निर्माणों पर यह देखिए कार्रवाई होगी। तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके बाद अब लखनऊ के अलीगंज में 51 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद एलडीए ने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है और इसके साथ ही साथ एलडीए टीम ने निरीक्षण किया है, कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। स्टे ऑर्डर नहीं होने वाले मामलों में भी कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए इस वक्त एक्शन मोड में है। कार्य योजना तैयार की जा रही है। 51 अवैध व्यावसायिक निर्माण को चिन्हित किया गया है और राज्य में छात्रों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। अभी भी सैकड़ों छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सोरेन सरकार ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। छात्रों के एक गुट का विधानसभा मार्च का ऐलान है, जहां पर छात्रों से बात करेंगे। झारखंड के 4 मंत्री, जल्द फाइनल फैसला ले सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे मंत्री। विशेष जगह या धरना स्थल पर हो सकती है बात। परीक्षा का परिणाम रद्द करने पर विचार। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक केस में
बड़ी कार्रवाई, जहां सीआईडी ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां रांची लखनऊ पुलिस की मदद से गिरफ्तारी मामले में अब तक 19 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छात्रों से चर्चा के लिए प्रतिनिधि मंडल गठित किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सोरेन सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। छात्रों के एक गुट का विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। लगातार छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी सैकड़ों छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि सोरेन सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और इसके साथ ही छात्रों के एक गुट का विधानसभा मार्च का भी ऐलान है और साथ ही साथ छात्रों से बात करेंगे झारखंड के 4 मंत्री। लगातार सरकार तमाम छात्र छात्राओं को आश्वासन दे रही है, बातचीत के लिए तैयार है और आज 4 मंत्री बातचीत करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।